वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लूप समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जावास्क्रिप्ट ये एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज का मतलब क्या कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, इसे आप कहोगे सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। अगर आप मल्टीपल ऑपरेशंस एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हो तो उस लैंग्वेज को कहा जाता है मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट हमेशा सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट ये एक, अगर प्रिसाइजली कहा जाए, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड बट सिंक्रोनस लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। मतलब हर ऑपरेशन आपका सिंक्रोनसली वर्क होगा, राइट। और हम अगर इसको असिंक्रोनस वर्क करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करवा सकते हैं यूजिंग कुछ अलग फंक्शनलिटी, जैसे सेट टाइम आउट हो गया या फेच कॉल हो गया, तो उसके ज़रिए भी हम असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन दिस सिंक्रोनस एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। जैसे सपोज मैंने लिखा console.log, ये मैंने स्टार्ट लिखा है, और इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है सपोज डिस्प्ले, नाम से मैं फंक्शन बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं कंसोल लिख देता हूँ डिस्प्ले। अब जो डिस्प्ले मैंने फंक्शन बनाया उसको मैं कॉल करूँगा, और मैंने लास्ट में कंसोल प्रिंट किया जिसका आउटपुट आएगा एंड। सो देखो, जैसे मैंने सेव किया या रिफ्रेश किया पेज, तो हमें क्या मिला, पहले स्टार्ट, फिर बाद में डिस्प्ले, बाद में एंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, इसीलिए इसको आप कहोगे सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। लाइन बाय लाइन एक ही काम एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आया एग्जीक्यूशन के लिए कंसोल स्टेटमेंट, उसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन था जो कि कॉल कब होगा, जब आप उसका फंक्शन एग्जैक्ट कॉल करोगे। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है। तो जैसे कंसोल लॉग स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट अपने कंसोल पे प्रिंट हो गया, उसके बाद ये जो फंक्शन लिखा है उसको कॉल यहाँ से जा रहा है। मतलब एंड कंसोल होने से पहले आपने डिस्प्ले को कॉल किया तो आपका कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के अंदर, इसके बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन आपने कंसोल लिखा है वो डिस्प्ले प्रिंट होगा। फिर बाद में जाकर ये कंट्रोल वापस उसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा जहाँ से आपने कॉल किया था फंक्शन को। तो ये लाइन पे आएगा कंसोल लॉग एंड पे। तो इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, स्टार्ट पहले, बाद में डिस्प्ले, बाद में एंड। तो ये है आपका सिंगल थ्रेडेड, मतलब एट ए टाइम एक ही काम चल रहा है और आप सिंक्रोनसली ये काम करवा रहे हो। सिंक्रोनसली मतलब वन बाय वन, जब तक पहला काम कंप्लीट नहीं होता तब तक आगे वाले काम को, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए आप आगे नहीं जाओगे। तो इसे कहा जाता है सिंक्रोनस वर्क। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस इवेंट लूप में और एक चीज़ समझनी है, जैसे हमारे पास एक जेएस इंजन होता है, राइट। एक जेएस इंजन होता है जो कि आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। बट ये जेएस इंजन होता कहाँ पे? तो हर ब्राउज़र के पास खुद का एक जेएस इंजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो क्रोम में आपको V8 नाम से आपका इंजन होता है। वही अगर फायरफॉक्स पे जाओ तो स्पाइडर मंकी नाम से आपके पास एक जेएस इंजन को नाम दिया गया है कि जेएस इंजन वापस स्पाइडर मंकी नाम से, और सफारी पे आपका वेबकिट या फिर जावास्क्रिप्ट कोर नाम से भी उसको, जावास्क्रिप्ट कोर नाम से भी उस इंजन को कहा जाता है। तो ये इंजन के नाम मैंने इसलिए बताया कि आपको अगर पता नहीं है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से टाइप के इंजन्स आपके ब्राउज़र में है, उनके नाम क्या है। तो क्रोम अगर यूज़ करें तो उसमें V8 इंजन है। मोस्टली आप 90% लोग पूरे वर्ल्ड में क्रोम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बट हाँ, आपको अगर सफारी यूज़ करना है तो सफारी पे आपको जावास्क्रिप्ट कोर नाम से भी इंजन मिलेगा। वो जस्ट इंजन दोनों, सबका काम सेम है, जस्ट नाम अलग अलग है। हर ब्राउज़र ने अपना अपना खुद का इंजन बनाया है जिसके ज़रिए वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये था कि जेएस इंजन जब उस कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, राइट, तब वो क्या करता है कि हर एक लाइन को या पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले एक नाम होता है जिसको कहा जाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप इसे सिंपली कहोगे तो एक कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम स्टोर किया जाएगा, राइट।
एक कंटेक्स्ट या जगह है जैसे जहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम जो आप दे रहे हो वो पूरा प्रोग्राम वहाँ पे पुटअप किया जाएगा। फिर बाद में जेएस इंजन उसमें से एक लाइन बाय लाइन कोड उठाता है और एग्जीक्यूट करना चालू करता है। बट ये जो जगह है राइट, इसे आप बोलोगे अ प्लेस वेयर कोड इज एग्जीक्यूटेड। आप एग्जीक्यूटेड के जगह पे वेयर प्लेस वेयर कोड इज स्टोर एंड एग्जीक्यूटेड। बट इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है कॉल स्टैक, राइट। कॉल स्टैक क्या होता है कि कॉल स्टैक एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का ही पार्ट होता है। आप यहाँ पे स्टोर करवाते हो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में, और जब ये एग्जीक्यूशन में आता है तो ये जगह आप उसे ऐसे कहोगे कि मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि सपोज मेरे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ये है, राइट। इसमें मेमोरी और कोड ऐसे दो पार्ट होते हैं। इसमें एक होता है मेमोरी और यह होता है कोड। मतलब जब भी आप कोड पूरा डंप करोगे, ये पूरा कोड डंप करोगे, राइट, तो कोड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो कोड जाएगा यहाँ पर। और इसको लगने वाला जो भी कुछ मेमोरी है, इसमें अगर कोई वेरिएबल्स है या कुछ फंक्शंस है तो वो सारी मेमोरी कहाँ से आए, वहाँ पे होगी, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। इसे कहा जाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। समझ पा रहे हो। आपके ब्राउज़र में एक और चीज़ होती है जिसको मैं कहूँगा, या आप उसे कहते हो कॉल स्टैक, राइट। कॉल स्टैक नाम से उसे कहा जाता है। और ये कॉल स्टैक करता क्या है, आपका कॉल स्टैक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करके, मतलब यहाँ से जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ लाइन बाय लाइन यहाँ से उठा के लेके आएगा और इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक्चुअल जगह है जहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन चलेगा। बट यहाँ पर आपका कॉल स्टैक एक लाइन बाय लाइन पूरा एक कोड लेके आता है। आप इसे कहोगे तो स्टैक बोलोगे तो भी चलेगा। मतलब एक लाइन बाय लाइन पूरा कोड यहाँ पे आके स्टोर हो गया। मतलब पहले आया स्टार्ट, एग्जीक्यूट हुआ, निकल गया, फिर बाद में फंक्शन का डेफिनेशन आया, ये वापस यहाँ पे आया, स्टोर हुआ और वापस एग्जीक्यूट होकर चला गया। फिर बाद में कंसोल आया, ये यहाँ पर आया, स्टोर हुआ और चला गया। स्टोर हुआ मतलब वहाँ पे उसने प्लेस किया और उसको एग्जीक्यूट करके बाद में उसका काम जैसे ही ख़त्म होता है उसको निकाल देता है। इसलिए आपको स्टैक का अगर फेनोमेना पता हो तो इसे कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट गया है सबसे वो ही पहले आएगा, राइट। तो ये फेनोमेना पे आपका कॉल स्टैक रन होता है। तो कॉल स्टैक जैसे ही एक प्लेस है कि जहाँ पर आपका कोड एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। तो क्या होगा कि जब ये कोड एग्जीक्यूशन के लिए आएगा तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूशन में आएगी और ये लाइन आकर आपके कॉल स्टैक में जाएगी। कॉल स्टैक में चेक करेगी कि ये लाइन एग्जीक्यूशन में रेडी है तो एग्जीक्यूट करके चली जाएगी। बाद में ये फंक्शन का डेफिनेशन है और उसको जब कॉल होगा तो ये फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और ये कॉल होकर चला जाएगा। फिर सेम कंसोल लॉग एंड वाला आएगा और ये चीज़ यहाँ पर आकर एग्जीक्यूशन करके चली जाएगी। ओके, तो अब चीज़ क्या है आगे की कि सपोज मेरे पास ऐसा एक कोड है जिसमें ये फंक्शन का जो डिस्प्ले है वो मैं नहीं चाहता कि सिंक्रोनसली वर्क हो। मैं नहीं चाहता सिंक्रोनसली वर्क हो। सिंक्रोनसली वर्क ना हो मतलब स्टार्ट के बाद डिस्प्ले ना प्रिंट होते हुए डिस्प्ले को कुछ टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक पर्सन है, राइट। ये पर्सन कोई शॉपिंग करने के लिए या फिर मेडिकल स्टोर में जाता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक मेडिकल स्टोर में जाता है और वो क्या करता है कि मेडिकल स्टोर में 1 बाय 1 चीज़ें या मेडिसिन को परचेस करता है, राइट। तो उसके पास सपोज ये पहली मेडिसिन है, ये दूसरी मेडिसिन है और ये तीसरी मेडिसिन है और ये पूरा एक मेडिकल स्टोर है, राइट। तो ये आदमी जब मेडिकल स्टोर में जाएगा, मेडिकल स्टोर में सबसे पहला एक मेडिसिन मंगवाएगा। तो मेडिसिन जैसे ही आएगा, ये मेडिकल स्टोर वाला पर्सन, यहाँ पे जो मेडिकल वाला पर्सन रहेगा, तो ये पर्सन इस मेडिसिन को आपको एग्जीक्यूशन मतलब ये इसको दे देगा, राइट। जैसे पर्ची देगा तो उसका पहला मेडिसिन उसको दे देगा। बट जब दूसरा पर्ची सपोज दे रहा है तो दूसरा पर्ची जो देने के बाद मेडिसिन लिखा हुआ है उस प्रिस्क्रिप्शन पे, वो मेडिसिन अगर इसके पास मौजूद नहीं है, राइट, मौजूद नहीं है, तो ये क्या कहेगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ला के दे देता हूँ, आपको अवेलेबल करवा के देता हूँ। तो इसका काम तो यहाँ पे रुक गया। अगर ये सिंक्रोनस लैंग्वेज कहा जाएगा तो इसके क्या होगा कि ये पहला ही मेडिसिन लेने के बाद रुक गया, क्योंकि ये जब तक सेकेंड मेडिसिन नहीं आता तब तक ये थर्ड मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएगा, राइट।
तो ये चीज़ को आपके जावास्क्रिप्ट ने हैंडल करवाई बाय यूजिंग असिंक्रोनस। मतलब ये क्या कहेगा, ये पर्सन जिसको मेडिसिन चाहिए वो बोलेगा ठीक है, जब तक आप ये दूसरा मेडिसिन लेकर नहीं आते, वापस नहीं आते, तब तक मैं क्या करवाता हूँ, तीसरी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, और ये प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद वो मेडिसिन भी दे दो मुझे। राइट, समझ पा रहे हो? उसने क्या किया, असिंक्रोनसली वर्क करवाना चाहा। मतलब आप जब तक सेकंड मेडिसिन नहीं लाते तब तक मैं क्या करता हूँ, बाकी चीज़ें ले लेता हूँ। जब सेकंड आ जाए मुझे कॉल कर दो या मुझे बता दो, मैं आपके तरफ से ये सेकंड मेडिसिन ले लूँगा। तो इसी चीज़ को कहा जाता है असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस के लिए हमारे पास तरीके कैसे, जैसे मेरे पास एक तरीका था कि यही कोड मैं एग्जीक्यूशन के लिए लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट करके नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट टाइम आउट, और यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन आता है जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, और इसको सपोज मैंने 4 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूशन के लिए लाया। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो, रिफ्रेश जैसे करूँगा तो स्टार्ट एंड आ गया, और 4 सेकेंड जैसे होंगे तब जाके डिस्प्ले प्रिंट होगा। राइट, तो मतलब क्या हुआ, आपने पहला प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, पहली मेडिसिन ले ली, तीसरी मेडिसिन ले ली, और जब दूसरी की बारी आई तो उसको 4 सेकेंड के बाद ये डिस्प्ले फंक्शन आपको दे रहा है। मतलब ये आपका मेडिसिन जो फार्मासिस्ट है वो आपको थोड़ी देर के बाद ये मेडिसिन दे रहा है। तो इस चीज़ को आप कहोगे असिंक्रोनस वर्किंग। तो असिंक्रोनस वर्किंग के लिए आपके ब्राउज़र के पास ही कुछ एपीआईज होते हैं। मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताने के लिए यही दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके ब्राउज़र के पास कुछ एपीआईज होते हैं जिसको कहा जाता है वेब एपीआईज। राइट, तो आपके पास कौन से टाइप के एपीआईज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है कंसोल, आपके पास होता है, आप कहोगे कि कंसोल तो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। नहीं, कंसोल ये आपका विंडो ऑब्जेक्ट में आने वाला है। मतलब ये आपके ब्राउज़र के पास वाली फंक्शनलिटी है, ना कि जावास्क्रिप्ट की। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, विंडो ऑब्जेक्ट में जो कुछ है, विंडो डॉट, ये देखो सेट टाइम आउट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके विंडो ऑब्जेक्ट में रहेगी। जैसे मैं लिख देता हूँ विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, राइट, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। तो देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसको देखो हेलो आ गया। तो ये किसका पार्ट है, ये ब्राउज़र का पार्ट है, ना कि आपके जावास्क्रिप्ट का। आपको बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि कंसोल इज़ अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। नहीं, कंसोल इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र वेब एपीआई। तो ब्राउज़र के पास अपनी खुद की वेब एपीआई होती है जिसके अंदर कंसोल भी होता है। उसके साथ साथ हमारे पास होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ये किसकी फंक्शनलिटी है, ये एक आपके ब्राउज़र की फंक्शनलिटी है जिसके ज़रिए आप कुछ सेकेंड्स के बाद ये ऑपरेशन असिंक्रोनसली वर्क करवा सकते हो। सेट टाइम आउट के साथ साथ आपके पास होता है लोकेशन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे फेच। ये किसके सारे एपीआईज है, ये आपके ब्राउज़र की एपीआई जिसको कहा जाता है वेब एपीआईज। तो उसमें से हमने क्या यूज़ किया, सेट टाइम आउट एक वेब एपीआई यूज़ किया, और उसके साथ साथ हमने यूज़ किया कंसोल वाला एपीआई। राइट, तो ये एग्जीक्यूशन कैसे चला, एग्जीक्यूशन होते वक्त ये चीज़ पहले प्रिंट हुई और बाद में डिस्प्ले क्यों प्रिंट हुआ। तो इसका रीज़न ऐसे है कि जब मैं कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, सपोज़ ये मेरा है कॉल स्टैक, राइट, और मेरे पास ये मेरा प्रोग्राम है। तो क्या हो रहा है कि जब ये मैं कोड आपके सामने कॉपी करवा के इधर डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपके समझने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास कोड आ गया, राइट, ये आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसमें से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अभी ये सिंक्रोनस, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, जो सिंक्रोनस स्टेटमेंट्स है या जो सिंक्रोनस ऑपरेशन है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। मतलब पहले स्टेटमेंट जाएगा आपके कॉल स्टैक के पास, ये कंसोल वाला, ये प्रिंट होगा, और ये प्रिंट कहाँ पे होगा, ये प्रिंट होगा आपके कंसोल पर, ब्राउज़र के कंसोल पर। ये है ब्राउज़र का कंसोल, राइट, BC, ब्राउज़र का कंसोल। ओके, सो ये क्या हुआ, आपका सबसे पहले स्टार्ट गया, स्टार्ट एग्जीक्यूशन जैसे हुआ ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या प्रिंट हुआ, स्टार्ट। उसके बाद
आया डिस्प्ले का बारी, बट डिस्प्ले के जब एग्जीक्यूशन चालू हुआ, जैसे डिस्प्ले का यहाँ पे कॉल होना चालू हुआ, तो डिस्प्ले के अंदर आपने क्या देखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टाइम आउट, मतलब एक वेब एपीआई कॉल है। वेब एपीआई कॉल क्या करवाता है, इस सेट टाइम आउट क्या करवाता है, इसको वेटिंग सेट पे डालेगा। मतलब आपके कॉल स्टैक पे ये चीज़ जाने के बाद सिर्फ यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मतलब ये पूरा कोड यहाँ पे जाके यहाँ पे गया, यहाँ पे कॉपीड हो गया, राइट। ये एग्जीक्यूशन में आया क्या, नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जब एग्जीक्यूशन में लाया तो सेट टाइम आउट, ये पूरा कोड यहाँ पर जाने के बाद ये रुक जाएगा, वेटिंग पे रहेगा। क्यों, कि हमें 4 सेकेंड पूरे कंप्लीट होने के बाद मुझे ये चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। बट तब तक एक दूसरा ऑपरेशन अपने पास सिंक्रोनस है, ये जाकर इसके ऊपर बैठ जाएगा, राइट। तो इसीलिए उसको स्टैक कहा जाता है ना, कॉल स्टैक। तो इसके पहले ये जाएगा कंसोल लॉग स्टेटमेंट यहाँ पे एंड वाला, राइट। अब एंड वाला स्टेटमेंट कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई वेटिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो ये प्रिंट होगा यहाँ पे जाके, तो इसीलिए यहाँ पे आपको मिल रहा है एंड। अब जैसे ये टाइमर ख़त्म होता है, राइट, ये टाइमर ख़त्म होता है, तो ये आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से निकल के आपके सीधा कंसोल पे नहीं जाएगा। आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है कॉल बैक क्यू। इसे क्या कहा जाता है, कॉल बैक क्यू। ये कॉल बैक क्यू क्या करवाता है, कॉल बैक क्यू आपका जो कॉल बैक्स लिखे हुए सेट टाइम आउट के अंदर जो कॉल बैक्स लिखे हैं, अब ये एग्जीक्यूशन में आएगा कब, ये जब 4 सेकंड कंप्लीट हो जाए, तब तक ये क्या करेगा, सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट करेगा। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको कहा था, पूरे प्रोग्राम में जो सारे सिंक्रोनस है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। वो जब सब कंप्लीट हो जाए, भले इसका टाइमर कंप्लीट हो जाए, बट आपके जब सारे सिंक्रोनस कंप्लीट हो जाए तब जाके ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये कॉल बैक क्या करेगा, जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है, टाइम कंप्लीट होने के बाद ये क्यू के अंदर यहाँ से डाला जाएगा अंदर। और क्यू का आपको नेचर पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बाद ये जो कंसोल है डिस्प्ले वाला, ये कंसोल आपके यहाँ पर आने के बाद ये कहा जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए कॉल स्टैक पर। तो इसीलिए आपको पहले आया स्टार्ट, बाद में आया एंड, उसके बाद आता है डिस्प्ले फंक्शन, राइट। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा डिस्प्ले। अब क्या हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड 1, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एंटर 3 4 5 6 7, मैं ऐसे बढ़ाते जाता हूँ कि आपके 4 सेकंड जब तक कंप्लीट नहीं होते, राइट। या फिर आप 4 सेकंड को कर दो सबसे मिनिमम 500 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड से भी आधा। अब जैसे देखो रिफ्रेश करूँगा तो उस पर क्या हुआ, एंड 1 2 3 4 5 10, मतलब ये जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हुए तब तक ये रुका रहेगा, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन, तब ये सेट टाइम आउट चेक करेगा कि हाँ मेरा टाइम कंप्लीट हो गया, तो ये कॉल बैक क्यू से उठाकर इसमें डालेगा। बट ये काम करवाता कौन है, कि यहाँ से लेकर यहाँ पे भेजने का काम कौन करवाता है, तो ये काम करवाता है आपका इवेंट लूप। इवेंट लूप, तो इवेंट लूप एक ऐसा सिनेरियो है जो कंटिन्यूसली चेक करता है आपका कॉल स्टैक खाली तो नहीं हो गया, मतलब एम्प्टी तो नहीं हो गया। अगर एम्प्टी हो गया है तो ये क्या करेगा, कॉल बैक क्यू से उठाकर जो नेक्स्ट टास्क है वो इसमें लाकर रख देगा। तो जैसे ये रख देगा, कॉल स्टैक को समझ में आता है कि मेरे पास कुछ तो काम आ गया है, तो मैं काम करना चालू कर दूंगा, राइट। जब तक उसके पास काम है तो वो अपना काम करते रहेगा। जब सारे काम कंप्लीट हो जाए, मतलब सारे सिंक्रोनस कंप्लीट हो जाए, तब काम किसका आता है, इवेंट लूप का। इवेंट लूप तब जाग कर कहता है कि हाँ भाई मेरे पास कॉल बैक क्यू में एक और चीज़ है जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, तो ये उसको वापस दे देगा। तो कॉल स्टैक के पास जिसे ये नया टास्क आता है, कॉल स्टैक उसमें से एग्जीक्यूशन करना चालू कर देता है, राइट। तो ये है आपका इवेंट लूप। सिंपली इवेंट लूप का अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इवेंट लूप क्या करवाता है। इवेंट लूप कंटिन्यूअसली चेक्स कॉल स्टैक एंड कॉल बैक क्यू। ये कॉल स्टैक को हमेशा चेक करेगा वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। इसको लिख दो, इफ कॉल स्टैक is empty it will move the callback queue to the call stack, मतलब move the item from callback queue to call stack। ये काम इवेंट लूप का होता है।
जो कि आपका कंटिन्यूस चेकिंग करना चालू करेगा। ये है आपका कॉल स्टैक, ये है आपका कोड, ये है आपका इवेंट लूप और ये है आपका कॉल बैक क्यू, राइट। जैसे ही आपके पास सिंक्रोनस ऑपरेशन है वो वन बाय वन जाके कॉल स्टैक पे काम करना चालू करेंगे। ये है कॉल स्टैक, मैं आपको वापस बताता हूँ। ये है आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका कोड, ये है आपका इवेंट लूप और ये है आपका कॉल बैक क्यू, राइट। इसको कॉल बैक क्यू, जैसे सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन आकर अपना अपना काम एग्जीक्यूट करेंगे, वन बाय वन आएंगे। मैं ये जो एरोज दिख रहे हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, वन बाय वन एक एक काम आएगा। जो काम हो जाएगा वो निकल जाएगा, जो काम होगा वो निकल जाएगा। जैसे सारे सिंक्रोनस हो जाए वो चेक करेगा इवेंट लूप कोई और ऑपरेशन आपके पास ऐसा तो नहीं है जो आपका असिंक्रोनस है या कॉल बैक वाला है। अगर कॉल बैक वाला है तो ये कहाँ पे आने वाला था, कॉल बैक क्यू में। तो इसको उठाओ और इसके अंदर डालो। जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाए तो यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पे डाल दे जाओ। ये काम कौन करवाता है, ये काम करवाता है इवेंट लूप। तो इसीलिए आपके जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन में इवेंट लूप ये सबसे मेजर रोल परफॉर्म करता है कि वो कंटिन्यूसली चेक करेगा वेदर द कॉल स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इफ इट इज एम्प्टी देन ब्रिंग द कॉल बैक क्यू आइटम फ्रॉम कॉल बैक क्यू टू द कॉल स्टैक। तो ये इंपॉर्टेंट काम आपका होता है इवेंट लूप का। सेम अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, मैं ये चीज़ निकाल देता हूँ आपके समझने के लिए। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक चीज़ है promise डॉट रिजॉल्व करके, राइट। ये प्रॉमिस है। अब आप बताओ कि ये सबसे पहले किसको चांस देगा एग्जीक्यूशन में। तो देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसने पहले चांस दिया स्टार्ट को, उसके बाद एंड को, मतलब सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन, क्योंकि ये भी एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है सेट टाइम आउट, और एक प्रॉमिस भी असिंक्रोनस ऑपरेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो दोनों असिंक्रोनस में से सबसे पहले उसने चांस किसको दिया, तो सबसे पहले चांस दिया आपके प्रॉमिसेस को, राइट। तो ये याद रखना है। तो ये कैसे देगा ये चीज़ अभी हम समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक कॉल बैक क्यू होता है, वैसे आपके जावास्क्रिप्ट के पास या आपके ब्राउज़र के पास एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है माइक्रो टास्क क्यू, राइट। इसे कहा जाता है माइक्रो टास्क क्यू। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। कॉल बैक क्यू में हमेशा आपके कॉल बैक्स जाएंगे, जो आपने यहाँ पे कॉल बैक लिखा है ना, ऐसे कॉल बैक जाएंगे। बट जब आपके पास कोई प्रोमिसेस हो या असिंक अवेट के ऑपरेशन हो तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे आपके माइक्रो टास्क क्यू में। जब आपके पास दोनों है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी मौजूद है और यहाँ पे आपका प्रॉमिस भी मौजूद है, तो आपका इवेंट लूप चेक करेगा कि इसमें आइटम है और इसमें भी आइटम है क्या, राइट। अभी तो अपने पास दोनों आइटम है, एक में डिस्प्ले फंक्शन कॉल बैक है, डिस्प्ले कॉल बैक है, और इसके अंदर आपके पास है प्रॉमिस। तो सबसे पहले इवेंट लूप प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी जाती है माइक्रो टास्क क्यू को। इसीलिए वो सबसे पहले किसको उठाएगा, प्रॉमिस को उठाएगा और किस पे डालेगा, आपके कॉल स्टैक पर, राइट। जैसे ये सारे ऑपरेशन माइक्रो टास्क वाले ख़त्म हो जाए उसके बाद वो चांस देगा आपके कॉल बैक्स को। समझ पा रहे हो। आपको इसी तरीके से सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि सपोज मेरे पास सिंक्रोनस है, असिंक्रोनस के दो टाइप से ऑपरेशन है, जैसे आपका ये हो गया सेट टाइम आउट और एक हो गया प्रॉमिस। तो सबसे पहले चांस असिंक्रोनस में किसको मिलेगा, तो याद रखिए प्रॉमिसेस मतलब आपका जो प्रॉमिस लिखा हुआ या फिर असिंक अवेट आप अलग तरीके से प्रॉमिस लिखते हो तो उनको सबसे पहले चांस मिलेगा एज कंपेयर टू आपके कॉल बैक, राइट। अब क्या करता हूँ मैं कि ये कॉल बैक्स के अंदर मैंने डिस्प्ले में ऐसे कुछ लिख दिया, ये डिस्प्ले 1, ये डिस्प्ले 2, ये डिस्प्ले 3, 4, 5, राइट। और यहाँ पे 500 और इसको मैं कर देता हूँ 5000, इसको कर देता हूँ सपोज 2500, 4500 और ये 1500। तो ये देखो इसमें रैंडम मैंने नंबर डाल दिए, मतलब टाइमिंग मैंने रैंडम डाल दिया। तो इसके लिए आपके ऑपरेशन देखो, फिर भी आपको किसको चांस मिला है, प्रॉमिस को। अगर मैं इसको ही रिपीट करूँगा, सपोज प्रॉमिस 2 है, 3 है, ये 4 है, 5, 6। अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो स्टार्ट एंड, ये पहले सिंक्रोनस ऑपरेशन हो गए। अब दोनों टाइप के असिंक्रोनस ऑपरेशन है, एक सेट टाइम आउट एक प्रॉमिस। तो सबसे पहले चांस किसको दिया, प्रॉमिसेस को, क्योंकि ये प्रॉमिसेस सबसे पहले किस में जाएंगे, माइक्रो टास्क क्यू में। जैसे प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस कहाँ पे जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में, और इसके अंदर क्यू में
एक वन बाय वन डालते जाएंगे। मतलब आपके माइक्रोटास्क क्यू में यहाँ पर वन बाय वन एंट्री ऐसे आएगी कि पहले फर्स्ट प्रॉमिस आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, सिक्स, ऐसे प्रोमिसेस आए। तो अब आपका इवेंट लूप वन बाय वन इसको उठाएगा और इसके अंदर डालते जाएगा कॉल स्टैक में, राइट। इसलिए आपको ऑपरेशन देखो आउटपुट कैसे मिल रहे हैं, प्रॉमिस 1 2 3 4 5 6। बट आपके कॉल बैक में क्या होता है, जिसका टाइम सबसे पहले कंप्लीट होगा वो यहाँ पर आकर चला जाएगा। सबसे पहले टाइम किसका कंप्लीट हुआ, आपके डिस्प्ले 1 का, क्योंकि डिस्प्ले 1 में कितना है 500 मिली सेकेंड। 500 मिली सेकेंड के बाद मतलब ये पहला आया। उसके बाद सबसे पहले काम किसका, टाइमर किसका कंप्लीट होगा, 3 का टाइमर हो गया, फिफ्थ का होगा। तो इसके बाद आएगा फिफ्थ, उसके बाद आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा फोर्थ और उसके बाद आएगा सेकेंड, राइट। यही आपका सीक्वेंस है, देखो 1 5 3 4 2, क्योंकि जिसका टाइम सबसे पहले कंप्लीट होगा वो उस क्यू में डालते जाएंगे और ये सीक्वेंस वन बाय वन आपका इवेंट लूप उठाएगा और इसको एग्जीक्यूशन के लिए चांस देगा। तो इसी तरीके से आपके पास कितने सारे टॉपिक्स हो गए आपको इंटरव्यू में बताने के लिए। अगर आपको इवेंट लूप पे किसी क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास होता है कॉल बैक क्यू और एक होता है माइक्रो टास्क क्यू, राइट। कॉल बैक क्यू में आपके कॉल बैक फंक्शन रखे जाते हैं और माइक्रो टास्क क्यू में आपके प्रोमिसेस रखे जाते हैं। एंड इसके लिए लिख देता हूँ इवेंट लूप ऑलवेज गिव्स प्रायोरिटी टू कॉल्स टू द माइक्रो टास्क क्यू ओवर द कॉल बैक क्यू। ये हमेशा पहले किसको चांस देगा, प्रायोरिटी माइक्रो टास्क क्यू को देगा और उसके बाद सारे माइक्रो टास्क के ऑपरेशन खत्म होने के बाद आपका चांस मिलेगा या आपका जावास्क्रिप्ट चांस देगा कॉल बैक क्यू को, राइट। तो इस तरीके से आपको इवेंट लूप समझाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और आपको इसी तरीके से समझ के लेना है। आप चाहते हो तो इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन आपके हिसाब से करके देखिए, मतलब आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और यही लिंक आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।